हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। गाइस, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, नाम है सुमित जांगीड़। गाइस, जहां बच्चा सीए इंटर एग्जाम में पास होने का प्लान करता है, सुमित जांगीड़ का ऑल इंडिया रैंक आया। गाइस, सुमित जांगीड़ का ऑल इंडिया रैंक आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये सीए फाइनल में सिर्फ पढ़ाई 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 के बारे में सोचता रहा। इसने अपने आप को प्रैक्टिकली एक बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की एक राह चुनी और इसने बिग फोर ज्वाइन किया। तो अब आगे की पूरी कहानी अपन सुनेंगे सुमित से ही। सुमित की पूरी कहानी सुमित सुनाएगा और अपन सारे के सारे जो इंटरेस्टिंग सवाल हैं इससे पूछते हुए चलेंगे। आपकी भी कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में हमसे पूछ सकते हैं। हम सुमित से उन क्वेश्चंस के भी आंसर आपके लिए लेके आएंगे। तो लेट्स बिगिन। यस सुमित, बताएं सुमित अपने बारे में कुछ। हाय सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड सुमित, हाउ आर यू? आई एम गुड सर. So, hi guys, hi everyone. My name is Sumit Jangid. I've started my journey by by entering into the commerce background, then to the CPT, then to the IPCC. I've scored AIR 36 in my CA intermediate. Then I went to Bombay, the commercial capital of our India, to go for the articleship period. So in the articleship period, I've for my first year, I've joined Deloitte as an audit associate. And after completing 1 year of my articleship, I switched from an audit background to a core finance background of business valuation in a mid-sized firm named as KNAV CPA. So that तो was. सुमित यार, अपना नॉर्मली एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मैं यार एक बिग फोर में जाऊं, और आपने ऐसा कैसे एक डिसीजन लिया? सबसे पहले दो सवाल। पहला तो एक रिजल्ट का पूछ लेता हूँ यार। सीए इंटर में दो सवाल है मेरे। पहला सवाल पहले एक एक करके पूछता हूँ कि आपका सीए इंटर में जब बच्चा ये सोचता है कि यार मेरे रिजल्ट में सिर्फ पास लिखा हुआ आ जाए, ग्रुप 1 के नीचे पास, ग्रुप 2 के नीचे पास, वहीं जब आपके नीचे एआईआर लिखा हुआ आया तो क्या फीलिंग थी, और क्या उस एआईआर ने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन दिया? या सो सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि आपको पता है अपन एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, अजमेर से. सो जब मैंने सीए बैकग्राउंड के अंदर एंट्री ली, जब मैंने सीपीटी पास किया, तो मेरा भी बाकी सब की तरह एक ही टारगेट था कि मैं किसी तरह सीए आईपीसीसी पास कर लूं, बस दैट्स इट. बट guys, when you get into a pool of rankers or pool of good people with whom you are competing, तो उस केस में आप खुद को जज करते हो और आप देखते हो कि यार मेरे अंदर इससे ज्यादा पोटेंशियल है. तो पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये नहीं कि मैं सिर्फ पास कर लूं, आपको खुद के अंदर का जो पोटेंशियल है वो पहचानना चाहिए कि वेदर यू हैव द कैपेबिलिटी टू पास और यू हैव द कैपेबिलिटी टू गेट ए रैंक. ओके, सो उसके बाद अगर मैं अपना प्लान डिस्क्राइब करूं कि मैंने कैसे सीए इंटरमीडिएट के अंदर रैंक लाने के लिए प्रिपरेशन किया, सो आई हैव डिसाइडेड माय होल जर्नी इनटू 2 phases. First is the phase when you are getting the knowledge from the professors, that is your class वाला phase. The second phase is your revision phase. So मैं दोनों में importance जो देना चाहूँगा, it is actually 40% and 60%. जो अपना फेज रहता है जिसके अंदर अपन पढ़ाई करते हैं, जिसके अंदर अपन लेक्चर्स लेते हैं, दैट इज द फेज जहाँ पे आपको लेक्चर्स के साथ साथ हर दिन जो भी आपने लेक्चर लिया है उसका घर पे आकर रिवीजन करना है. उसके जो भी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएम के अंदर हैं, वो सारे क्वेश्चंस और जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको उसी दिन कंप्लीट करने हैं. सो सीए के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आपके लेक्चर चल रहे हैं फॉर द 4 month 5 months whatever the period, उस टाइम के अंदर आपको कभी भी कंसिस्टेंसी लूज नहीं करनी है. आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम है. जितना आपको लेक्चरर पढ़ाता है घर पे आके उसको रिवाइज करो, उसको लर्न करो, और जो अगर प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. दैट्स इट. इट विल टेक अराउंड 3 to 4 hours डेली. दैट्स इट. आफ्टर दैट जब आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसका मेरे हिसाब से वेटेज इज 40%, उसके बाद आपका मेन फेज स्टार्ट होता है, दैट इज ऑफ 60%, जो कि है सेल्फ स्टडी एंड टेस्ट. सो जो आपका सेकंड पीरियड रहता है, इन विच विल गेट अराउंड 3 or 3.5 month, वो पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उस पीरियड के अंदर जो आपने कोर्स लेक्चरर से किया था इन द फर्स्ट फेज, उस पूरे कोर्स को यू शुड प्लान टू रिवाइज इट 2 to 3 times. And the last thing that I want to say is, CA के अंदर कभी भी you need not to do any hard work. Guys, CA is a exam जिसके अंदर आपको 100% स्कोर करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए. जब मैं भी कभी पेपर के अंदर बैठता था तो मैं बस ये सोचता था कि I should reach to 40% first. मेरा पासिंग लिमिट पास हो गया, ओके, आई एम कॉन्फिडेंट. फिर मुझे 60% के लिए जाना है. 60% के बाद मेरा एग्जामिशन आ गया, आई एम वेरी हैप्पी. उसके बाद मैं मस्ती से पेपर करता था.
पेपर जितना होगा उतना बेटर। तो आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी आपको यही चीज देखनी है कि मुझे पढ़ाई 100% के लिए नहीं करनी है, पहले 40% के लिए, देन 60% के लिए, देन उसके बाद मुझे मजे से पढ़ाई करनी है। तो मैं जब कोर्स रिवाइज करता था, तो अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स रिवाइज कर रहा हूँ और एक बार रिवीजन के अंदर मेरा कोई 5 to 7% कोर्स या 10% कोर्स छूट जाता था, तो मैं उस कोर्स को फिर टच नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था। अगर मैं उस कोर्स को टाइम देने गया तो मेरा बाकी टाइम रिड्यूस हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीए करिकुलम। तो वो जो मेरा कोर्स होता था, जो 90% या 92% कोर्स जो मैंने कवर कर लिया रिवीजन के अंदर, मैं ट्राई करता था कि नेक्स्ट रिवीजन के अंदर मैं उसको और बेटर करूं, और बेटर करूं, और बेटर करूं, क्योंकि उस कोर्स के ऊपर कमांड बिठाने की जगह अगर मैं उस 7% को पकड़ता रहूंगा ना, तो मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। सो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो या कभी भी आप कोई कोर्स कवर कर रहे हो फॉर द सीए करिकुलम, तो उस केस के अंदर डोंट ट्राई टू ग्रैब द 100% कोर्स, ट्राई टू ग्रैब 85%, 90% अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। बट वो 90% ऐसा होना चाहिए कि अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे आए ना, तो यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। वहां पे कोई भी लूप होल नहीं रहना चाहिए, दैट शुड बी परफेक्ट फ्रॉम योर साइड। सो दैट वाज द मेन स्ट्रैटेजी जो मैंने यहाँ फॉलो करी, और फिर 3 या 4 बार मैंने रिवीजन किया, और जब एग्जाम टाइम था वहां पे एक बार मैंने रिवीजन किया, एंड देन और यू नो। तो यार सुमित, इसमें एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत बार अपन बच्चों को देखते हैं जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट फेज होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट का फेज। तो लेट्स से यू आर हैविंग योर सीए इंटर एग्जाम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चा सीए इंटर या सीए फाइनल के एग्जाम देता है, तो ऑब्जर्व किया है मैंने कि बच्चा ना टेस्ट देने से या तो भागता है या बहुत घबराता है। तो हाउ डू यू फील के अपना सीए इंटर को क्लियर करने में कितना इंपॉर्टेंस होता है ये जो टेस्ट सीरीज आप पहले मेन आपके जो सी इंस्टीट्यूट के पेपर है उनसे पहले कितना इंपॉर्टेंट, कितना कंट्रीब्यूट करता है ये? ओके सर, सो मैं इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। कोई बच्चा अगर 12th क्लास में है, कोई 10th क्लास में है, तो गाइज आप खुद सोचो, जब आप कोई 8th क्लास के अंदर हो, कोई 9th क्लास के अंदर हो, आप एग्जाम जो देते हो ना, वो किसकी कंपटीशन के लिए देते हो? आप एग्जाम कंपटीशन के लिए देते हो अपने क्लास के लिए। आप फर्स्ट टाइम 10th के अंदर 12th के अंदर बोर्ड देना स्टार्ट करते हो, पर उसके अंदर भी कोई रैंकिंग नहीं है, जस्ट अ परसेंटेज। वो आपका पूरे इंडिया से फाइट होता है, बट दैट इज नॉट ए एक्चुअल फाइट। उसके अंदर आप क्या करते हो? बस सिंपल सा, मेरे को इतना परसेंट लाना, मेरे को इतना परसेंट लाना, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। फिर आप सीपीटी के अंदर जंप कर दो, जहाँ पे आपका पूरे इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन होता है, बट स्टिल कोई रैंक नहीं, कुछ भी नहीं। बट जब आप आईपीसीसी के अंदर आते हो ना गाइस, द कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस टू बिग लेवल। क्यों? क्योंकि सीपीटी से लोग फिल्टर होके आते हैं और फिर आईपीसीसी के अंदर वो अपने एग्जाम देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने लोगों के अंदर देखी है, वो प्रिपरेशन बहुत अच्छा करते हैं, वो 7 से 8 महीना प्रिपरेशन करते रहते हैं, 2 बार 3 बार रिवीजन। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, अगर आप नेट्स के अंदर प्रैक्टिस ही करते रहोगे और मैच कभी खेलोगे नहीं, तो जब फर्स्ट टाइम आप मैच खेलने जाओगे ना, कुछ हो नहीं पाएगा। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप घर पे बैठ के टेस्ट दे लोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, मैं घर पे बैठ के टेस्ट दे लेता हूँ। दैट इज नॉट अबाउट टेस्ट, दैट इज अबाउट द एनवायरमेंट दैट यू फेस। अगर आप 3 घंटे का एक एनवायरमेंट नॉर्मल सिचुएशन के अंदर फेस नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर कैसे फेस करोगे जब पूरा इंडिया आपसे फाइट कर रहा है? सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट सीरीज एंड रिविजन। तो मैं सीरियसली सबको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ कम से कम हर सब्जेक्ट का 2 से 3 बार रिवीजन टेस्ट देना कंपलसरी है। तभी आप जब आईपीसीसी के अंदर बैठोगे, आपको एकदम नॉर्मल फील आएगा कि दिस इज द थिंग दैट आई हैव डन 3 टाइम्स, तो एक बार और करने में क्या प्रॉब्लम है? सब टाइम मैंने अच्छा स्कोर किया, इस बार मैं अच्छा स्कोर करूंगा, दैट्स इट। तो यार सुमित, जब इतना 2-3 बार सिलेबस करना है, कोचिंग भी करनी है, टेस्ट भी करना है, तो क्या ये जो पूरा जो आपका टाइम था, लेट्स से आप सीपीटी टू सीए आईपीसीसी वाले सेगमेंट में थे, लेट्स से जो बच्चों को अभी टाइम मिलेगा सीए इंटर के लिए, तो आपका जो समय था उसमें क्या आपको टाइम मिलता था खुद के लिए? या जो नॉर्मली हम सुनते हैं कि यार सीए करोगे तो 12 घंटे कमरे में बंद रहना पड़ेगा, तो क्या खुद के लिए टाइम निकाल पाते थे? हॉबीज कुछ थी, कुछ फ्रेंड सर्किल था, कि सब बिल्कुल मोह माया को त्याग के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया? नहीं सर, तो मैंने मेरा आईपीसीसी जयपुर के अंदर किया था। वहां मैं एक हॉस्टल में रहता था, उदय हॉस्टल। सो वहां पे सब सीए स्टूडेंट्स थे, तो अराउंड देयर वाज अराउंड 70 to 75 स्टूडेंट्स, और कुछ सीनियर्स थे, कुछ जूनियर्स थे, और हम इंटरमीडिएट वाले थे। तो ग्रुप बहुत अच्छा था, बहुत मजा करते थे, काफी डिस्कशंस होता था। बट सर, जो मैंने एक खुद में जो चीज देखी है, इट इज लाइक कि व्हेन यू फॉलो योर पैशन ना,
आपको टाइम का होश नहीं रहता। तो जब मैं मेरा IPCC कर रहा था तो इट वाज अ काइंड ऑफ पैशनेट स्टडिंग दैट आई वाज डूइंग, क्योंकि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया था। तो जब मेरे को इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया था तो मेरे जो डिस्कशंस होते थे, मेरे जो चीजें होती थी जो मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में बात करता था, माय सीए फ्रेंड सर्कल जो मेरा हॉस्टल के अंदर था, तो वहाँ पे भी हमारी बात अबाउट द कंसेप्ट्स, अबाउट द डिस्कशंस, अबाउट द लॉजिक्स होती थी। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं 6 घंटा पढ़ लेता हूँ और फिर मैं उसके बाद मजे करूंगा, मैं बहुत कुछ खेलने जाऊंगा या मैं लोगों से बहुत टाइम पास बातें करूंगा, तो मैं सबको ये चीज कहना चाहता हूँ, वो जो 6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसके अंदर मजा ढूंढना स्टार्ट करो। जब आपको उन 6 घंटे की पढ़ाई के अंदर मजा ढूंढना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको पूरा दिन उस पढ़ाई के अंदर कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एंड रिगार्डिंग द टाइम, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट 10 to 12 hours, एज आई टोल्ड यू कि जब मेरा क्लासेस चलती थी, आई यूज टू गिव 3 to 4 hours, क्योंकि मैं जो मेरा टाइम मेनली देता था was to the discussions with the people, was with my friends जो सीए सर्कल में थे, उनके साथ हम नई नई प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, नए नए न्यूज, नए नए कमर्शियल जो भी चेंजेस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो चीजें डिस्कस करते थे, न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता था। दैट वाज अ काइंड ऑफ फ्रूटफुल थिंग दैट आई लर्न इन माय सीए करिकुलम। देन जब मेरा कोर्स पूरा खत्म हो गया, उसके बाद आई यूज्ड टू गिव अराउंड 8 to 10 hours इन सब चीजों के लिए, और फिर मेरा डिस्कशन वगैरह होता था, उसके लिए मैं थोड़ा टाइम देता था। एंड प्रॉपरली आई एम सेइंग यू गाइस, ये एक मिथ है कि अगर आप 4 घंटा 5 घंटा सोओगे और 16 घंटा पढ़ोगे तो आपको कुछ मिलेगा। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद इट इज कंपल्सरी, और उसके बाद अगर आपको जितना ही पढ़ना है आप अपनी कैपेबिलिटी से पढ़ो, बट स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट्स। सिर्फ इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो कि मुझे इंटरमीडिएट पास करना है या रैंक करना है, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। दैट्स व्हाई आई फॉलो। ओके ओके गुड। तो यार फिर अपन चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे। सीए इंटर हो गया अपना। सीए इंटर के बाद यार एक कंफ्यूजन आता है दिमाग में बच्चे के कि यार मैं कहाँ जाऊँ इंटर्नशिप करने। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती डेलॉइट के साथ बिग फोर में काम करने के लिए। तो यार कैसा, मतलब हाउ डू यू फील के इंटर के बाद जब आप फाइनल में जाते हो, तो कैसे ये जो इंटर्नशिप है, डू यू रियली फील कि वो अभी आपके फाइनल के एग्जाम में कंट्रीब्यूट करेगी एंड आपको वो एज अ पर्सन ग्रो कर रही है, यू कैन बी अ बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब मैं IPCC मैंने जब पास किया था, और उससे भी पहले, और जो भी स्मॉल टाउन गाइज हैं, मैं उनको भी मतलब मैं जानता हूँ उनकी थिंकिंग यही होगी। जब हम कभी भी किसी छोटे सिटी के अंदर होते हैं या फिर यू विल कंसिडर अजमेर, जयपुर, तो वहाँ पे अपन को क्या लगता है, टू बिकम अ सीए इज लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग। अगर मैं वो बन गया, मेरे पास एक बार डिग्री आ गई तो खत्म, बाकी सारा कुछ भी नहीं करना मेरे को, आई जस्ट हैव टू गेन दैट डिग्री। क्योंकि फिर मेरी मतलब व्हाट यू से मेरी जो पोजीशन रहेगी इन द सोसाइटी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगी। ये मेरे दिमाग में भी ये सेम टू सेम चीजें थी। बट व्हेन आई मूव टू मुंबई, तो कोई भी बच्चा जब मुंबई जाता है ना सर, क्योंकि इट इज आवर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, तो वहाँ पे यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड। तो वहाँ पे जाके जब आपको दिखता है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होने से यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। एटलीस्ट मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर को बहुत अच्छा काम करना है, जो ये सोच के बैठे हैं कि हाँ मुझे ये डिग्री लेके कुछ फाइनेंस के अंदर अच्छा करना है। उन लोगों के लिए मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी सिटी के अंदर सिर्फ ये सोच के बैठ रहे हो कि मुझे सीए की डिग्री मिल जाएगी एंड आई विल बी होल्डिंग अ गुड पोजीशन इन अ वेरी बिग कंपनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक पूल के अंदर जाओगे जहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो फिर वहां पे आपकी गिनती बेस होगी कि आपने अपनी आर्टिकलशिप पीरियड के अंदर क्या नॉलेज गेन करी है। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। अगर तुम उन्हें पैसा कमा के दे रहे हो तो वो तुम्हें रखेंगे, अगर तुम उन्हें प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हो वो तुम्हें निकालेंगे। दैट इज द रूल ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाइल डूइंग योर आर्टिकलशिप, यस सर, हाँ नहीं कंटिन्यू आई थॉट so while doing your articleship you should focus on the logics, you should focus on the work that they are doing, you should totally indulge in the thing that you value. So आप articleship के अंदर जब भी जाते हो you get a chance to choose कि मुझे कौन सी फील्ड के अंदर जाना है। So while choosing that field you should be really thoughtful कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, I want to make my future in this field। और फिर जब आप उस फील्ड के अंदर घुस जाते हो totally deep into the field, deep into the knowledge of that field, मैं मानता हूँ कि सीए फाइनल की स्टडीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक 50 to 50% वेटेज should be given to both of them, not the 90 to 10 ratio should be given to the studies.
ओके, सो यार फिर देन बिग फोर में जाने के बाद देन हाउ यू डिसाइडेड कि यार, बिकॉज पीपल ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू बिग फोर, so you got a rank, you got into big four, then why from a big four to a mid size firm? Means what motivated you? And probably that would have been a tough decision. या सो सर लाइक अभी जो भी ये सब जने इंटरव्यू मेरा सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जनों के दिमाग में ऐसा रहता है किसी बंदे ने अगर बिग फोर छोड़ के वो स्मॉल साइज में गया है, उसके बाद दो रीजन होते हैं। पहला रीजन, भाई रैंकर है, उसको पढ़ाई करनी होगी, डमी ले लिया होगा, पहली चीज ये रहती है। दूसरी चीज ये रहती है कि बिग फोर के अंदर कोई बंदा एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइज करता है, उसको मिड साइज में आने के बाद पूरा कवरेज मिलेगा, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये दोनों चीजें मेरी केस में दोनों चीजें नहीं थी। मैं हर एक चीज का जवाब देता हूँ। फर्स्ट चीज का जवाब मैं दे चुका हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है और मैं उसके अंदर कुछ आर्टिकलशिप के अंदर कुछ नहीं करूंगा तो भी चलेगा, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मुंबई के अंदर जब आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि नॉलेज की बेसिस पे ही आपको जज करते हैं। सेकेंडली, अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है कि मैं किसी बिग फोर, किसी स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आऊंगा जहाँ पे मुझे सब कवरेज मिलेगा, दैट इज बेटर फॉर मी। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आई वैल्यू मोर ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। सो मेरी नजर के अंदर अ सर्जन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ पर्सन हु इज सिटिंग इन अ नॉर्मल क्लिनिक। ओके, सो इसलिए मेरा डिसीजन ये था कि आई विल गो इनटू द बिग फोर, आई विल स्पेशलाइज इन वन ऑफ द फील्ड। द मेन रीजन फॉर मी टू चेंज द बिग to change my firm from big four to a mid size was because of my field. So initially I got into audit, statutory audit. Statutory audit मैंने किया, मुझे मजा आया, but then I fed up with it. That's my personal reason कि मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था। Might be my decision was wrong to get into the stat audit. Then I decided that my main interest is in core finance. So then I searched for the valuation, business valuation field. बट जब मैंने देखा कि बिजनेस वैल्यूएशन फील्ड एंड द M&A फील्ड इज अ वेरी कोर फील्ड एंड द बिग फोर डजंट टेक आर्टिकल्स इनटू इट, so then I decided to join a mid-sized firm into the same field. As you know, like अगर आपके नॉर्मल चीजों में अगर मैं मतलब नॉर्मल अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि द फील्ड इज इम्पोर्टेंट, नॉट द फर्म। अगर आप किसी एक फील्ड की तरफ जाना चाहते हो, अगर आपको कोई डिजायर्ड फर्म नहीं मिल रही है, तो ट्राई टू चूज a lower size firm and work into that field, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है तो किसी छोटी से छोटी फर्म के अंदर भी you will be able to make it. Regarding the specialization वाला thing and for the general वाला thing, actually in my mindset जो मैंने लोगों को समझाया, मेरे जूनियर्स को समझाया, मैं ऐसा समझता हूँ कि there are two parts. First thing is, if you wanna open your own firm, if you wanna know that how to manage the entire business, देन आई थिंक कि आपको किसी एक स्मॉल साइज फर्म के अंदर जाके पूरा कोऑर्डिनेशन समझना चाहिए। अगर आपको ये देखना है कि मुझे एक स्पेशलाइज्ड फील्ड, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ओपन अ बिजनेस, अ पर्टिकुलर बिजनेस, अ बिग साइज बिजनेस, सो मैं कहूंगा स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू गेट इनटू बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर एंड एक्विजिशन, देन उसके बाद आप कोई फाइनेंशियल कंट्रोलर बन जाते हो किसी एक इंडस्ट्री में जाके, so you get the entire knowledge of that industry and that helps you to build your own business in that industry. So if you want to open your own firm or a small business, then to go into the small firm is good. But if you want to build up an entire business, a large size business, or you want to do a job, then I think that specialization is important in our field. Okay. So yeah, school अपना CA इंटर हो गया, you got into the big four, then moved on to a very specialized field. तो यार सुमित, so how you decided? Let's start a backward journey then. So how you decided like to become a chartered accountant? So बचपन से ही अपना एम था CA का कि कुछ हिकअप्स थे या कुछ मतलब उतार चढ़ाव था इसमें? नहीं सर, सो मेरी फैमिली के अंदर मेरे पापा, मेरे भैया, दे ऑल आर इंजीनियर्स। सो स्टार्टिंग से कुछ ऐसा डिसीजन नहीं था। हाँ, कंप्लीटली साइंस बैकग्राउंड फैमिली, कंप्लीट साइंस बैकग्राउंड था। तो मतलब हमारे घर में ऐसा कोई डिसीजन नहीं था, मतलब पापा कभी फोर्स नहीं करते थे, बट कभी ऐसा डिसीजन नहीं था। सबको ऐसा पता था कि भाई 10th के बाद साइंस मैथ्स ही लेना है और राजस्थान है तो कोटा चले जाएंगे, काम हो जाएगा, यही करना है। बट व्हेन आई गॉट इनटू 10th क्लास, सो यस, यू वर माय टीचर, आप मुझे पढ़ाते थे। और फिर जब मैं 11th के अंदर आया, अनूप सर और आप थे,
आप सबसे काफी बातें हुई, मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स लूं, फिर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर घुसा, पर कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर घुसने के बाद मेरा माइंडसेट यही था कि आई विल स्कोर एज मच एज आई कैन इन माय 12th क्लास, एंड देन आई गॉट इनटू वन ऑफ दी दिस अपना DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फिर वहां से आई डू माय बीकॉम. But the one thing that I still owe you to sir, owe to you sir, that was one session that I took of yours. अपना जो एक सेशन था कि why CA is important and why like you can know everything about CA. तो मैंने वो सर का सेशन वो ज्वाइन किया, एंड देन आई जो मैंने आपको एकदम फर्स्ट में आपको मैंने चीज बोली थी कि आपको अंदर जाके देखना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है. वो एक था सेशन जिसने मेरी जर्नी पूरी चेंज कर दी, और तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आई विल बी गेटिंग इनटू दिस फील्ड बिकॉज आई डिजर्व मोर देन अ बीकॉम. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मेरे को अब सीए डिग्री की तरफ जाना चाहिए. ओके सो यार अभी मतलब पूरा जैसे रैंकर वैंकर सारा का सारा, तो ऐसे जो फ्रेंड सर्किल था उसमें बिल्कुल ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था कि फ्रेंड सर्किल में सब कुछ नॉर्मल था? सो सर जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब मैं यहाँ जयपुर में था, अजमेर के अंदर था, ऑब्वियसली अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था. बट जैसे ही मैं मुंबई के अंदर गया तो एज आई टोल्ड यू, वहाँ पे सब रैंकर्स भरे हुए हैं, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा. आई एम रियली प्राउड कि मैं इस ऐसी फील्ड के अंदर हूँ जहाँ पे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर. तो मुझे देख के भी अच्छा लगा. बट जब आप वहाँ पे जाके पहुंचते हो, वहाँ पे जाते हो, ऑब्वियसली यू फील कॉन्फिडेंट कि मेरे पास रैंक है, बट आपको वहाँ पे जाके लगता है कि अभी मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है. सो यस, मेरा सीए जो फ्रेंड सर्कल था उसके अंदर थोड़ा बहुत होता था, बट जब मैं मुंबई के अंदर गया वो पूरा खत्म हो गया. हाँ, बट जो मेरा नॉर्मल फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे बचपन के दोस्त है, उनके सामने तो ऑब्वियसली बहुत कुछ होता था. अभी आता था काफी उनके सामने. अभी तक फैन फॉलोइंग जारी है मतलब? हाँ, अभी तक है थोड़ा बहुत. अब सर सीए बनने की तैयारी है, बस वहां से बढ़ाएंगे. Okay, so अभी बॉम्बे में, so it's been a long time I think since you're in Bombay. So बॉम्बे पूरा घूमा, Marine Drive and all. You've been to all the places? Yes sir, सब जगह गया, मजा आया. मैंने So you've been to a new place. So did you find you took some time to adjust yourself into the new city, or it was easy move for you? No sir, actually the main problem you'll find it funny. सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए वेदर, क्योंकि अपन राजस्थान से हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ड्राई वेदर हियर, और वहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ मॉइस्ट वेदर रहता होता था. तो मैं वहाँ गया तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा यार मैं कहाँ आ गया यार, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे. तो मैं नहाकर निकल रहा हूँ और पूरा स्वेटी हो. ठीक है, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी व्हेन आई गो इनटू द आईटीडी. बट एज आई टोल्ड पीपल कि आप जैसे आईपीसीसी करते हो, आईटीडी और ओसी के लिए व्हेन यू विल गो इनटू मुंबई यू विल बी एबल टू सेटल योरसेल्फ इन इट. सो जब आईटीडी ओटी करते हो यू विल बी टोटली सेटल्ड, और फिर जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो इट वुड बी लाइक यू आर विजिटिंग अ प्लेस ट्वाइस, सो इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो दैट्स इट. सो मैंने वही प्लान किया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि इंटर्नशिप के लिए मैं जब जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को. दैट्स व्हाई आई टुक दिस डिसीजन कि आईटीडी ओसी के लिए जाता हूँ, मुंबई देख लेता हूँ, पूरा घूम लेता हूँ, क्या है, लोग कैसे हैं, नेचर कैसा है लोगों का, आर्टिकलशिप मैं कहाँ कर सकता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, प्लस मेरा आईटीडी ओसी से कनेक्शंस बना लेता हूँ. एंड जब वो सब हो गया तो आई वाज कंफर्टेबल इन मुंबई, और जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. Okay. So did you how when I just see your journey, let's say from 10th till CA final as of now, so how you recommend people? Let's say people might have different aim in their life. So tell me one thing, when we see now kids, studying for so many hours, even in their 10th, 11th, 12th, so what change you brought in yourself? Let's say from you used to give a lot of time, sometimes you used to practice a lot, or you were more on concept end. How change you can bring in yourself so that those people who are your juniors as of now can be successful in their life? Okay, so हाँ, मतलब इसके लिए भी था, बट ये एक चीज थी जो मैंने गलती करी, जो मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वो ऐसा ना करें. फॉर द 11th and 12th वाला पार्ट आई स्टडीड अ लॉट. जो मुझे लगता है इफ पीपल आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू द सीए करिकुलम, क्योंकि मैंने एज आई टोल्ड यू मेरा इनिशियल ये था कि मैं बीकॉम के अंदर जाके अच्छा स्कोर करके बीकॉम का कोई यूनिवर्सिटी ले लूं. सो आई स्टडीड अ लॉट इन 11th and 12th. बट जो बंदे सीए फाइनल के लिए, मतलब सीए के लिए जाना चाहते हैं, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना 100% 11th और 12th के अंदर दे दो. बट आप 100% किसके अंदर दे, नॉट इन द स्टडीज बट ऑन द लॉजिक्स ऑफ द थिंग.
बिकॉज जब आप सीए के करिकुलम के अंदर आओगे ना, तो आपको दिखेगा द लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फॉलो इन सी। ओके, सो जब आप 11 12 के अंदर रहते हो, तो आई विल रिकमेंड यू टू फोकस मोर ऑन द लॉजिक्स, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडीज। ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये कब आया, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड फोकस, नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स के एग्जाम 11 12 के एग्जाम के अंदर क्यों क्या आ रहा, बिकॉज योर गोल इज नॉट 11th and 12th. This is the goal for the people who are looking for BCom. Your goal is to become a good chartered accountant through, like, so that people can value your logics and the experience you have. So I recommend to better focus on the logics. ओके सो एट लास्ट बिफोर रैपिंग अप, यार बहुत अभी जैसे कई बार बच्चा क्या होता है, रैंक वैंक ले आता है ना सुमित, तो कई बार बच्चा जब पूछते हैं तो बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत इजी कोर्स है, तो how do you value it? So do you really find this course very easy, और मतलब it's manageable, और it's something अपने आप हो जाता है कि कुछ करना पड़ता है? मतलब ऐसे तो you have shared everything, but is it a really tough course or is it a really easy course? क्योंकि most of the people are extreme on the extreme end. When they score very good, they say it's very easy. When they score very bad, they say it's very hard. So how do you value it? Let's say from 1 to 10, if I ask you to value in numbers, so you will value CA course as in at which grade? So sir, regarding the difficulty in CA course, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि एग्जाम पास करना है जो difficulty, like if you are saying to score that on 1 to 10, तो 1 to 10 के अंदर मैं ये बोलना चाहूँगा the things that I am including in the hardship of my CA journey. The first thing is obviously passing the exams. The second thing is to gain the practical knowledge, and the third thing is to make connections. That's why I think. So ये जो तीन चीजें हैं, these are really important. People लोग क्या सोचते हैं कि मैं बस CA एग्जाम पास कर लूँ, वही एक हार्ड चीज है मेरे लिए, आर्टिकलशिप तो क्या है, कहीं से भी कर लूंगा मैं। So मुझे वैसा नहीं लगता। So अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ के देखूं, तो आई थिंक पूरे करिकुलम के अंदर इफ आई स्कोर इट फ्रॉम 1 to 10, इट्स अराउंड 6 7, दैट्स इट। बट अगर आप इस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा दिल लगा के, यू हैव द पैशन कि मेरे को जो फील्ड के अंदर मैं जाना चाहता था और मैं उस फील्ड के अंदर हूँ, एंड यू कैन गिव योर 100%, तो मैं अभी भी लिख के कहता हूँ कि द पीपल हु आर डूइंग रियली गुड इन द मार्केट, most of them are chartered accountants who have good practical knowledge, who have studied very hard for their exams, and who have a lot of connections. So for the scaling of this hardship, मैं नहीं सोचता कि मेरे बोलने से it will be a truth कि it would be 6 or 6.6. Guys, CA एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आप जितना पढ़ोगे you'll gain more knowledge and आपका वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। तो you just have to decide a point कि मेरे को इस वैल्यू पे आना है। If you want to have your value from the scale of 1 to 10 as 9, कि पूरे दुनिया के अंदर अगर पूरे इंडिया के अंदर there are 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुझे टॉप 10 में होना है, तो देन जो आपकी मेहनत होनी चाहिए वो भी 90% वाली होनी चाहिए। अगर आपको टॉप 50% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में होना है, तो आपको 50% वाली मेहनत में भी काम हो जाएगा। So that's what you should have in your mind कि आपको किस लेवल तक जाना है, उस लेवल तक की मेहनत आपको करनी है। That's it. For passing, just for the passing of CA exam, I think it's not that easy, but it's conceptual study जिसके अंदर आपको स्मार्ट वर्क लगता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगता है, किसी का गाइडेंस लगता है, एंड थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। That's it. These are the rules to follow. Okay. तो सुमित यार, मतलब जैसे मैं बता दूं आपको बच्चों, सुमित इज नॉट ओनली, जैसे अभी तो बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो रही है, अदरवाइज सुमित ही इज अ काइंड ऑफ अ गाय जो दोस्तों के साथ बढ़िया घूमने फिरने भी जाता है, बॉम्बे के आसपास के सारे इलाके घूम चुका है, मूवीज, खाना पीना, अच्छा फ्रेंड सर्किल है इसका। सो बेसिकली आई व्हेन आई लुक एट सुमित, आई फील ही इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल वेयर ही हैज बैलेंस्ड हिज लाइफ। अच्छा फ्रेंड सर्किल है इसका, सीए नॉन सीए, घूमना फिरना है, पढ़ाई है, इंटर्नशिप है। तो बेसिकली इट इज नॉट एक्चुअली, इन माय व्यू, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू get into any course and clear. The only thing is you have to have the road maps. You have to decide what is the plus, what is the minus, and you have to restrict yourself कि मुझे कोर्स करना है तो क्या करना चाहिए। कोर्स करने का मतलब, जैसा सुमित ने पूरी अभी इसकी जर्नी में बताया, सिर्फ ये मतलब नहीं है कोर्स करने का कि आपने एग्जाम पास कर लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, लोग भी होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सीए करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद काम तो लोगों के साथ करना है। तो अगर आपके पास सोशल स्किल भी नहीं होंगे, तो आई डोंट थिंक सो इन आवर फील्ड, इन कॉमर्शियल फील्ड, पीपल कैन बी सक्सेसफुल। व्हाट डू यू थिंक सुमित?
करेक्ट सर, करेक्ट, एकदम सर। और आपने बोला अबाउट माय कनेक्शन, सो मतलब मेरा जो नॉन सीए वाला फील्ड है, वी आर टोटली डिफरेंट। सो हमारे जो भी दोस्त है, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज अ शेफ, दूसरा वाला बंदा मर्चेंट नेवी के अंदर है, तीसरा ही इज डूइंग सीए ओनली, एंड सम ऑफ देम आर डूइंग अदर कोर्सेज, कोई होटल मैनेजमेंट के अंदर है। सो yeah, my life is kind of that only. So you need not to be a serious, you need not to be a nerd to be into the CA background. You just have to be in love with the subjects, in love with this profession. That's all you want. Great, Sumit. Thanks a lot for your time here. I think when kids will go through this video of yours, they'll learn a lot. You have covered everything from how to get into CA, how to study, what has to be the pattern when you are giving your CA inter exam. So from the complete IPA family, as you are also part of our family only. So from the complete IPA Institute family, I really pray that you score, AIR in your CA final exam also, and you make us proud and complete India proud. Thanks a lot for your time. Thank you, sir.